अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि बेबौलत बेनकाब हो गया था और फिर अरतुल साहब के साथ उसकी लड़ाई जारी थी। इसी दौरान गुंदोगदो वहां पहुंच गया था। इसके बाद बेबौलत वहां से भाग गया था और उसने दरिया में छलांग लगा दी थी। इसके बाद अरतुल साहब बेबौलत के 3 आदमियों को पकड़कर उमर कबीले में पहुंच गए थे। इस केस के आगाज़ में अरतुल साहब कहते हैं, आए बैठे हैं बिल्गे खातून। यह सुनकर बिल्गे आगे आ जाती है और फिर सरदार वाली सीट पर बैठ जाती है। फिर अरतुल साहब कहते हैं, आपसे उमर कबीले की सरदार बिल्गे खातून हैं। हाकम आला के तौर पर मैं बिल्गे खातून को इस कबीले का सरदार बनाता हूँ, आप सब ये जान लें। सिरमा पूछती है, मेरे भाई की लाश कहाँ है अरतुल साहब? अरतुल साहब कहते हैं, उसने एक पहाड़ी से छलांग लगा दी थी। अगर वह जंगली जानवरों का शिकार न बना तो मेरे सिपाही उसे ढूंढकर यहाँ ले आएंगे। फिर जिरगे का एक आदमी कहता है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है अरतुल साहब, आपको हक है कि हमें इन ज़मीनों से निकाल दें। अरतुल साहब कहते हैं, आपके सरदार की सज़ा मैं आप लोगों को नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप इस बिल्गे खातून की मुकम्मल अतात करें। फिर अरतुल साहब तुर्गुत को कहते हैं, इन तीनों सिपाहियों को बाहर ले जाकर इनको सजाए मौत दे दो। दूसरी तरफ सलजान अपने बेटे सुलेमान की कब्र पर फातिहा ख्वानी कर रही थी। इसके बाद वो रोने लगती है और कहती है, तुम इस दुनिया से चले गए हो, अब मेरे पास कौन बचा है? इतने में गुंदोगदो कहता है, मैं हूँ सलजान। यह सुनकर सलजान चौंक जाती है और फिर गुंदोगदो के गले लग जाती है। फिर गुंदोगदो कहता है, तुमने एक माँ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई है, अब अपने आंसू साफ कर लो, अल्लाह के हुक्म के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सलजान कहती है, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी गुंदोगदो, हमने अपना बेटा खो दिया। गुंदोगदो कहता है, एक सिपाही की किस्मत में शहादत होती है, अब हम सुलेमान से जन्नत में मिलेंगे, अपनी मायूसी को ख़त्म कर दो। इसके बाद गुंदोगदो अपने बेटे की कब्र की तरफ बढ़ता है। दूसरी जानिब उमर कबीले में 3 सिपाहियों को बाहर बिठा दिया गया था ताकि उन्हें सजा दी जा सके। अंदर अरतुल साहब कह रहे थे, आपके भाई की लाश मिलने तक हम मुतात रहेंगे, हमारे कुछ सिपाही उमर कबीले में ही रहेंगे। बिल्गे कहती है, वो मेरा भाई नहीं है, हमारे वालिदैन एक हो सकते हैं लेकिन हमारी रूह एक जैसी नहीं है। मैं अपने कबीले में तहकीकात करूँगी और उसके साथियों को तलाश करके सजा दूँगी, लेकिन सिरमा के साथ क्या करना चाहिए? यह वाज़ेह है कि ख़त वाली मालूमात उसी ने भाई को बताई थी। अरतुल साहब कहते हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका भाई अलबास्ती है, वो आपकी बहन है, अब फैसला आपका है बिल्गे खातून। फिर बिल्गे कहती है, मेरे बाबा कत्ल हो गए थे, भाई गद्दार निकला और सिरमा मेरा एतबार खो चुकी है, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अरतुल साहब कहते हैं, आप मायूस मत हों बिल्गे खातून, हमने इकट्ठे रहने का वादा किया था, एक दफ़ा ये मुश्किलात दूर हो जाएं फिर हम वो वादा पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्गे कहती है, जैसे आप मुनासिब समझें अरतुल साहब। इसके बाद अरतुल साहब बाहर चलने का इशारा करते हैं। बाहर सिपाहियों की सज़ा के लिए तैयारियां मुकम्मल थीं। फिर अरतुल साहब सबको खामोश कराकर कहते हैं, इन लोगों का अंजाम देख लें जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। हमारी रवायात में गद्दारी की कोई माफ़ी नहीं है, गद्दारों को माफ़ करना मजलूमों पर जुल्म है। फिर अरतुल साहब तुर्गुत को इशारा करते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। काई कबीले के सिपाही एक नहर में बेबौलत यानी अलबास्ती की लाश ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो उन्हें नजर आ जाता है तो वो तेजी से उस जानिब बढ़ते हैं। फिर वो उसे उठाकर बाहर निकालने लगते हैं। ऐन उस वक्त उन पर हमला हो जाता है।
इस तरह बेबौलत होश में आ जाता है और उस आदमी को देख कर कहता है, आरिक बूका। आरिक बूका आसपास देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है। आरिक बूका एक मंगोल था। दूसरी तरफ काय कबीले में सब इकट्ठे बैठे थे और बहुत खुश थे। आयमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें दोबारा देखना नसीब हुआ गुंदोगदो। सुंगर तेकिन और दुंदार कहाँ हैं, और तुम्हारा बेटा इल्तेकिन कैसा है? गुंदोगदो कहता है, वो सब ठीक हैं वालिदा, वो आज़ाद हैं और हमारे कबीले के लिए एक मुनासिब जगह तलाश कर रहे हैं। फिर आयमा खातून अरतुल से पूछती हैं, क्या उस गलीज़ अलबास्ती की लाश मिल गई है? अरतुल साहब कहते हैं, अभी नहीं वालिदा, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर साहब जी कहता है, बाबा अगर वो ज़िंदा हुआ तो? अरतुल साहब कहते हैं, अब उसके पास कोई ताकत नहीं है साहब जी, साहब जान चुके हैं कि वो कौन है। अगर वो ज़िंदा भी हुआ तो जल्द या देर से हमारी तलवार का सामना करेगा। इसके बाद अरतुल साहब सारा वाक़या सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने बेबौलत को बेनकाब किया था। दूसरी तरफ आरिक बूका के आदमी अलबास्ती को उठाकर एक गार में पहुंच जाते हैं और उसे नीचे लिटा देते हैं। इतने में आरिक बूका भी आ जाता है और उसका मायना करने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। आरिक बूका ने उसका तीर निकाल दिया था। फिर वो कहता है, अलबास्ती, मैं कैसे काली रूहों को तुम्हारी जान लेने दे सकता था? अभी हमने बहुत सी जानें लेनी हैं। मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ। इसके बाद वो उसे धुआं सुंघाने लगता है। दूसरी जानिब उमर कबीले में सिरमा मरकजी खेमे में आकर कहती है, आपने मुझे बुलाया था बाजी। एलबिलगे कहती है, हाँ यहाँ आओ। सिरमा आगे आ जाती है। फिर एलबिलगे कहती है, आज तक तुमने बहुत सी चालें चली हैं और नफरत फैलाई है, और तुम्हारा आखिरी फितना यह था कि तुमने मैंगो से खत लेकर सारी मालूमात बाई को दे दी। सिरमा कहती है, मैंने सोचा था कि वो प्यार वाला खत है बाजी। थप्पड़ मारकर एलबिलगे कहती है, अगर ऐसा भी होता तो फिर भी तुमने वो मालूमात बाई को क्यों बताई? क्या तुम जानती थी कि वो अलबास्ती है? सिरमा कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं नहीं जानती थी। मैं पहले ही शर्म महसूस कर रही हूँ। हमारे भाई ने उमर कबीले की बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। उसने अपनी लालच के लिए हमारे कबीले को आग में फेंक दिया। मेरे भाई ने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया बाजी, मेरा यकीन करो। मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने उसकी अतात की थी। फिर एलबिलगे एक तलवार उठा लेती है और सरदार वाली सीट पर बैठ कर कहती है, अब से तुम मेरी अतात करोगी। सिरमा आगे आकर उसका हाथ चूम लेती है। फिर एलबिलगे कहती है, अगर तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ भी किया तो मैं पूरे कबीले के सामने तुम्हें सजाए मौत दे दूंगी। अब तुम जाओ। यह सुनकर सिरमा बाहर निकल जाती है। फिर एलबिलगे मैंगो को अंदर बुलाकर कहती है, सिरमा से अपनी नज़र मत हटाना। दूसरी तरफ गार में अलबास्ती होश में आ जाता है और कहता है, आरिक बूका, क्या मैं मरा नहीं हूँ? आरिक बूका कहता है, मेरे आबाओ अजदाद मुकद्दस आदमी थे अलबास्ती। वो लोगों के अंदर से काली रूहों को बाहर निकालते थे। तुम्हारे जिस्म से पानी की काली रूहों को निकालना मेरे लिए बहुत आसान था। अभी आराम करो, हमने बहुत सी बातें करनी हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में गुंदोगदो कह रहा था, सुल्तान बाइबर्स ने कहा है कि वो खुद अपनी फ़ौज लेकर अनातोलिया आएंगे और उन्होंने मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार और सोना देने का भी वादा किया है। अरतुल साहब कहते हैं, सिर्फ सुल्तान बाइबर्स की मदद हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी, बल्कि दूसरी जानिब से बरके खान को भी हमला करना होगा। फिर हम मंगोलों को जाल में फंसा लेंगे। फिर हम उनके सीने में खंजर गोंप सकते हैं। गुंदोगदो कहता है, तो हर चीज़ का इन्हिसार बरके खान के साथ मायदे पर है। अरतुल साहब कहते हैं, मर्गन की मालूमात के मुताबिक बरके खान का जासूस कल एक मेहमान खाने में आने वाला है। हम एक लंबे अरसे से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। कल हम खुफिया जगह पर उससे मुलाकात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम मायदा मुकम्मल कर लेंगे। इतने में दुमरल अंदर आकर कहता है, हमने हर तरफ तलाश किया है लेकिन बेबौलत हमें कहीं नहीं मिला सरदार। यह सुनकर अरतुल साहब सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ गार में आरिक बूका पूछता है, आप मुझे बताओ कि क्या हुआ था? बेबौलत कहता है, अरतुल को पता चल गया था कि मैं अलबास्ती हूँ। वो मेरे पीछे आया और एक पहाड़ी पर मुझे फंसा लिया। मजबूरी में मुझे छलांग लगानी पड़ी। अब तुम बताओ आरिक बूका, लाजमी कोई यहाँ मामला होगा कि तुम इन सरजमीनों पर आए हो। आरिक बूका कहता है, मेरा खूनी भाई अलिंजक उलागू खान का कोई भी हुक्म पूरा ना कर सका। उसके सारे सिपाही मुंतशिर हो गए और उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। हमारे सब कमांडरों हत्ता कि उलागू खान ने भी मेरे भाई का मजाक उड़ाया। अलबास्ती कहता है, मुझे भी अलिंजक का अफसोस है, लेकिन उसने इन सरजमीनों की हुक्मरानी को आसान समझा। उसने गलती की थी। आरिक बूका कहता है, मैं अलिंजक को बचपन से जानता हूँ अलबास्ती। उसने हर मुश्किल को महारत से हल किया, लेकिन जब वो उलागू खान के हुक्म पर इन सरजमीनों पर आया तो उसने हर चीज़ खो दी। लाजमी कोई चीज़ उसके खिलाफ जा रही थी। अलबास्ती कहता है, तुम सही कह रहे हो आरिक बूका, इसमें अरतुल का हाथ है। उसने अलिंजक को उलागू खान के हुक्म पूरे करने से रोका और फिर उसका खात्मा कर दिया। आरिक बूका कहता है, अरतुल ये सब करने की ताकत नहीं रखता, तुम उसका खात्मा क्यों नहीं कर सके? अलबास्ती कहता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अरतुल को नहीं जानते। उसने मेरी अपनी ही बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। वो हर किसी के साथ मिलकर काम करता है और अब तो उसका भाई गुंदोगदो भी आ गया है। लाजमी वो कोई मनसूबा बंदी कर रहे हैं।
अर्तुल को कभी कम मत समझना आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, एक मजबूत जिस्म आपको सिर्फ एक आदमी पर फतह दिलाता है, लेकिन एक मजबूत दिमाग 1000 आदमियों पर फतह दिलाता है। अभी तक मैंने 4 खानों, 17 सरदारों और 45 कमांडरों के सर उतारे हैं। अर्तुल के लिए भी मेरे पास जगह मौजूद है। अलबास्ती कहता है, वो हमारी रियासत और मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा है। यह जान लो कि वो बरके खान के साथ इत्तेहाद में है। यह सुनकर आरिक बुका कहता है, अब मुझे समझ आई है कि वो जासूस यहाँ क्यों आया है। अलबास्ती पूछता है, कौन सा जासूस? आरिक बुका कहता है, बरके खान का एक अहम जासूस इस तरफ आया हुआ है। मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं जासूसी ताकतों के सबसे बड़े ओहदे पर फायज हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हवाएं किस तरफ जाती हैं और परिंदे कहाँ उतरते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वो जासूस अर्तुल से मिलेगा और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हर वो चीज़ मुकम्मल करूँ जिसमें अलिंजक नाकाम हो गया था। मैं उसका नाम साफ कर दूंगा और अर्तुल से हर चीज़ छीन लूँगा, हत्ता कि उसकी रूह भी। अलबास्ती कहता है, उनके कबीले को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए एक शख्स को मेरे जिंदा होने का पता चलना चाहिए। आरिक बुका पूछता है, कौन है वो? अलबास्ती कहता है, सिरमा।